अगर इंडिया ग्रो करता है एज अ डेमोक्रेसी, लोगों को फ्रीडम है कि वो जिस भगवान को चाहे माने, जिसको न चाहे न माने। अपने ही लोगों पे टैंक चढ़ा दिया था चाइना ने। अगर आपको नहीं पता है तो आप ताइनामेन ये स्क्वायर, याद है मुझे। आपको पैसे मिलते हैं, उसके बदले में चाइना मुसलमानों को मारे, आप कुछ नहीं कहते। आपका पूरा का पूरा गवादर तक का एक्सेस इलाका दे दिया है आपने। चाइना जो कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कराची का आज उनके पास है, वो जो चाहे वो करें। ब्लास्फेमी करके चले गए वही चाइनीज, आपने क्या कर लिया? आपको हिंदू नफरत और इंडिया नफरत, यही आपकी आइडेंटिटी है बस। वैदिक सिस्टम वाले सनातनियों से तो नफरत कर सकता है, लेकिन वो भारत भूमि से नफरत नहीं करेगा। मोदी जी को कोई जरूरत नहीं उस आदमी को गायब कराने के लिए, जनता ही उसको थपड़ी आ रही होती है। आप देखिए दो साइड में लड़ाई हो रही होती, नहीं मेरा वाला अच्छा है, मेरा तेरा ये, या मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो प्रॉफिट को भी मानता हूं, अल्लाह को भी मानता हूं, मैं भगवान श्री राम को भी मानता हूं। दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं प्रॉफिट को मानो और बाकियों को गालियों दो, वो नहीं होगा हमसे। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव की। हाल ही में देखा गया कि चाइना ने एक बार फिर से कोशिश की इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, लेकिन इंडिया के कुछ एथलीट जो चाइना के अंदर कुछ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इंडिया के खिलाड़ी थे, चाइना ने इनको स्टेपल वीजा जारी किया, जिसपे इंडिया की हुकूमत बहुत ज्यादा गुस्सा आई और उसने अपनी पूरी की पूरी टीम को वापस इंडिया बुला लिया। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे शो पर जो गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शैला जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। आप जब भी बुलाती मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और आप एक इतनी ब्रेव और इंटेलिजेंट लड़की हैं, सो इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। आज हमसे बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव की। पहले तो ये सरहदी मसला था, लेकिन आप देखिए जो भी अरुणाचल प्रदेश से कोई एथलीट्स वहां चाइना में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो चाइना ने इस दफा उनको स्टेपल वीजा दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, स्टेपल्ड वीजा क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जी। चाइना स्टेपल्ड वीजा इंडिया के दो स्टेट्स के लिए इशू करता है। एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। और कश्मीर, बिल्कुल। तो व्हेन यू हैव, और ये अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए स्टेपल वीजा ये 2000 के आसपास से शुरू किया इन्होंने, 2002-3 के आसपास से। और जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली इन्होंने 2009 से शुरू किया है। तो ये होता क्या है कि जब आपका स्टेप, जब आप इमिग्रेशन, जब अगर आपने कभी इंटरनेशनल फ्लाइट ली होगी ना, तो जब आप एयरपोर्ट में घुसते हैं तो एयरपोर्ट में आप जब अपना सब सामान वामान दे देते हैं, फ्लाइट में चेक इन कर देते हैं, तो उसके बाद आपको एक इमिग्रेशन का वो होता है जो डोमेस्टिक में नहीं होता। आपको एक इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इमिग्रेशन में जब आप जा रहे होते तो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर ये चेक करता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां का वीजा है या नहीं है आपके पास। ठीक ठीक है ना? है। नहीं तो कोई भी प्लेन में बैठ के चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको इस्लामाबाद जाना है लाहौर से, या कराची जाना है, या कहीं और जाना है, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन हो, कहाँ हो, आप प्लेन में बैठे चले गए। लेकिन अगर मुझे यहाँ से नीदरलैंड जाना हो तो पूछेगा, देखेगा कि भाई नीदरलैंड का वीजा है कि नहीं है, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। उसके बाद जब वो इमिग्रेशन चेक करता है, और पर आप इंडिया से कब बाहर गए, इंडिया से कब बाहर आए, चूंकि 50 रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब मैं जर्मनी में था तो मेरा ये रूल था कि आप जर्मनी में से 6 महीना बाहर ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप 6 महीना से ज्यादा बाहर रहेंगे तो फिर आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ओह, क्या होता था, करेक्ट। रेजिडेंस परमिट होता था। तो रेजिडेंस परमिट के आधार पे हमें जर्मनी में वीजा नहीं लेना होता था, हम कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। जर्मनी लाइक हमारे लिए मतलब इट्स लाइक अ डोमेस्टिक थिंग हो जाती थी हमारे लिए। वी डिडंट नीड टू हैव एन वीजा। तो उसमें क्या होता है कि अब उनका ये रूल था कि 6 महीना में अगर आप जर्मनी से लगातार बाहर नहीं रह सकते। तो अब मैं मान लीजिए गया जर्मनी से, उन्होंने नोट कर लिया कि अभिषेक मिश्रा ने इस तारीख को जर्मनी से बाहर वो गए। ठीक है, उसके बाद जब वो वापस आए तो कैलकुलेट करते कि अच्छा इतने दिन से इतने दिन तक रहे, 6 महीना नहीं लैप्स हुआ है, इनका भी वो जो पासपोर्ट है या जो इनका रेजिडेंस परमिट है वो वैलिड है। इस तरीके से कई और होता है। जैसे आप मान लीजिए इंडिया में आ जाए एज अ विजिटर, विजिट वीजा पे, तो फिर यहाँ पे इंडिया में होता है कि आप 90 दिन तक जो है टूरिस्ट वीजा पे रह सकती हैं। 90 दिन के बाद आपको बाहर जाना होता है। तो अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 90 दिन का टूरिस्ट वीजा लिया, वो आए, उसके बाद नेपाल चले गए, नेपाल में 1-2 दिन रहे, वापस से आ गए, तो अब उनका फिर से फ्रेश हो गया। वो ठीक है फ्रेश ना? हो जाए। वीजा भी कई तरीके का होता है, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, इस तरह के कई वीजा होते हैं।
सो जब मैंने ये बैकग्राउंड बता दिया तो अब आपको समझना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, चाइना वाले स्टेपल वीजा जी। क्यों देते हैं। तो वो स्टेपल वीजा इसलिए देते हैं कि जब वो आपको जिस पे स्टेपल अलग से करके देते हैं तो वो उसी स्टेपल वीजा पे कब आप गए चाइना से और कब आप आए चाइना से, हाँ, वो इसका टिकट ही रिकॉर्ड चिपका होता है। देते हैं। हाँ। हाँ, उसी स्टेपल में, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो आप कब गए और कब आए इसका वो रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि वो कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए ये एक्नॉलेज कर लिए कि आप वीजा पे गए थे और इंडियन ने वीजा अप्लाई किया था, तो आपने मान लिया कि वो कंट्रीमैन तो इंडियन है और आप एक फॉरेन कंट्री हो, क्योंकि वो तो कहते हैं तुम चाइनीज हो और चाइनीज को चाइना में आने के लिए वीजा तो नहीं चाहिए। वीजा की जरूरत नहीं है। आप समझ रही हैं। सो दिस इज जी द बिल्कुल। लॉजिक कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप हो इंडियन और आपको वीजा इशू हुआ था, तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट अरुणाचल प्रदेश से खत्म हो जाएगा। सो वो उसको फाड़ के फेंक देते हैं और उसके बाद उसकी कोई वो बोलते हैं दिस इज नॉट वी समथिंग रिकॉग्नाइज। दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड इशूइंग स्टेपल वीजा। तो ठीक है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी तक इंडिया जो है उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देता था। इंडिया की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि चाइना अपीजमेंट की, तो वो चाइना को अपीज करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना अपीजमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो गलवान में हुआ, उसके बाद हमने चाइना से एकदम आंख में आंख लड़ा लिया था। हालांकि पहले की गवर्नमेंट ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी जो तिब्बत में, चूंकि चाइना एक एंटी रिलीजियस गवर्नमेंट है, एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी है उनकी, तो उन्होंने जब बुद्धों पे 1950 के आसपास जब उन्होंने तिब्बत के बुद्धों के ऊपर जोर जबरदस्ती करना शुरू किया, तो उनके जो दलाई लामा थे वो भाग करके इंडिया आ गए। और आपको पता है कि आज भी दलाई लामा जो है वो हमारे यहाँ रहते हैं, हमने उनको एजाइलम दे रखा है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे कि उनका पूरा वो है, एक तरीके से वो एग्जाइल गवर्नमेंट ही चला लेते हैं, ऐसा कह लीजिए, जिसको कि चाइना बार बार ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि वो दलाई लामा को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और दलाई लामा जो है तिब्बतियंस के सबसे होलीएस्ट और हाईएस्ट गुरु हैं, जैसे वेटिकन हो गया फॉर क्रिश्चियंस। सो दिस इज इट। तो हमारा शुरू से ऐसा कहीं वो चलता आया है, उनकी जो अप्रोच है ये कभी हमने एक्सेप्ट नहीं करी, हमारी अप्रोच को वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो दिस इज इट। जैसे इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया हर गुजरते दिन के साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात की जाए तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे काफी ज्यादा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस मसले को हल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कभी कोई कोशिश की गई है? कि ये जो आपका मतलब है, ये जो चाइना ये और जो इंडिया के स्टेपल बीच वीजा दे रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का हिस्सा बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को भी जो है तिब्बत का हिस्सा बताते हैं। तो क्या इस मसले को हल करने के लिए क्या भारत सरकार की तरफ से कभी कोई संजीदा कोशिश की गई है? हाँ, तो बहुत बार कोशिश की गई ना। ये तो कब से ये बॉर्डर के कितने राउंड टॉक्स हो चुके हैं, गलवान के बाद भी कई टॉक्स हुए हैं। तो वो उनका ये है कि कोई उनका चिन डायनेस्टी थी, चिन डायनेस्टी में यहाँ तक था चाइना, वो उसको लेके चलते हैं। इंडिया तो इवन मैकमोहन लाइन को भी मानने को तैयार है, वो मैकमोहन लाइन को भी मानने को तैयार नहीं है। कई जगह पे वो ब्रिटिश जो टेरिटरी है उसको मान लेते हैं, कई जगह पे वो जो ब्रिटिश टेरिटोरियल डिवीजन है उसको नहीं मानते हैं। तो बड़ा उनका मतलब समझ लीजिए कि एक रैंडम सा ही बिहेवियर रहता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इट्स वेरी एसेंट्रिक, कब वो क्या कर देंगे पता नहीं है। सो दे वांट टू कीप पॉट बॉइलिंग, जिसको कहते हैं ना, वो उसको ठंडा नहीं होना देना चाहते। और इंडिया ने कई बार कोशिश की, इंडिया ने बार बार कहा कि बैठे हैं और हम अपना जो है ये बॉर्डर का मुद्दा सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने जो है चाइना बिजनेस को इतना ज्यादा 1991 के बाद जब हमने अपना इंटरनेशनल बिजनेस खोला, तो चाइना को हमने इतना फेवर दिया कि वो कभी तो समझेंगे कि भाई हमारी पोजीशन को समझें और बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करें। तो चाइना ने उसका बल्कि उल्टा फायदा ही उठाया और चाइना नेवर केम अलोंग विद इंडिया। और आप ये भी देख लें कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो इतना हो गया कि हमारा $150 बिलियन का अगर आज के रेट में ट्रेड है, तो वो उसमें $150 बिलियन में से आप समझ लें कि 150 बिलियन में से 120 बिलियन का हम मंगवाते हैं और 30 तो बिलियन का ज्यादा फायदा तो चाइना को ही हो रहा है ना फिर इस ट्रेड से। एग्जैक्टली। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्हाट चाइनीज वांट टू नो अबाउट इंडिया। देखिए, चाइना की समस्या समझिए। चाइना ने 3 चीजें की हैं। एक तो वो रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते और रिलीजन को, और उसके अलावा वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन बेस्ड गवर्नमेंट को, मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो ये उनकी बेसिक लड़ाई है।
और कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करता है एज अ डेमोक्रेसी, लोगों को फ्रीडम है कि वो जिस भगवान को चाहे माने, जिसको ना चाहे ना माने। लोगों को फ्रीडम है कि जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो सब्सक्राइब करें, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चाहे वो सब्सक्राइब ना करें। पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, पॉलिटिकली एक्टिव रहें, जिसको पॉलिटिक्स में पार्ट लेना ले, जिसको नहीं लेना ना ले। ये सब आपका फ्री सोसाइटी है। आपको गवर्नमेंट अगर कोई मेजर लेने जाती है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 50 एक्शन ले सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप कोर्ट्स में जाकर के उनके लिए लीगल और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं। मैंने यू हैव एवरीथिंग अंडर द सन टू क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द गवर्नमेंटल एक्शन। चाइना में ये नहीं है। चाइना में गवर्नमेंट ने जो कह दिया दैट्स इट, दैट्स द फाइनल, ना उसके ऊपर कोई और पुनर्विचार होगा, ना तो उनकी जुडिशरी फ्री है जो कि उनके एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजन को जुडिशियली रिव्यू कर सके। अगर आप जुडिशियल रिव्यू के पावर के बारे में जानती है तो जुडिशियल रिव्यू इज अ काइंड ऑफ पावर वेयर द जुडिशरी सिट्स इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्ट, that whether the action has been performed within the constitutional framework or constitutional philosophy, constitutional propriety, constitutional morality or not। तो ये वो नहीं होता उनके यहाँ। उनका जो एक एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन दे लिया, शिनपिंग ने जो कह दिया वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो इंडिया में अगर इसको सपोर्ट कर दे, जैसे वही बात हो गई ना, वही वीजा वाली, कि अगर वो वीजा दे देते तो उसका मतलब वो इंडियन है और आप चाइना है। उसी तरीके से अगर वो डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट कर दिए, कि अगर उनके न्यूज़पेपर में दिखाने लगा कि इंडिया ग्रो कर रहा है विद डेमोक्रेसी, तो वो अपने लोगों को क्या कहेंगे? आपको पता होगा टाइनामेन स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। टाइनामेन में 1980 के दशक में, आई गेस लेटर 80s में, चाइना के लोग जो है वो रोड पे आ गए थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, सीसीपी के अगेंस्ट में रिवोल्ट हो गया था। उन्होंने कहा वी वांट डेमोक्रेसी। अपने ही लोगों पे टैंक चढ़ा दिया था चाइना ने। अगर आपको नहीं पता है तो आप टाइनामेन स्क्वायर, तो उन्होंने अपने ही लोगों पे टैंक चढ़ाया था। तो उनका जो रिवोल्ट को या जनता के द्वारा पॉसिबल होने वाले रिवोल्ट को रोकने का एक ही तरीका है कि वो ये दिखाएं कि दिस इज द ओनली गवर्नमेंट दैट कैन ब्रिंग यू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मसल, हेल्थ, एवरीथिंग। तो अगर वो इंडिया को ये दिखाने लगे कि इंडिया भी अगर वही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी गेन कर रहा है, वही मसल गेन कर रहा है, वही ताकत गेन कर रहा है, बट विथ फ्रीडम। जैसे अब यहाँ पे अब आप सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब जनता को कोई सरप्राइज नहीं होती है। जनता को पता होता है कि सीए के कानून में क्या लिखा है। वो नहीं बताएंगे, उनको जितना बताना है आपको बताएंगे, जितना नहीं बताना नहीं बताएंगे। यहाँ पे आपको हर एक चीज पता होती है, जनता उस पर रेजिस्ट करती है। अब सीए अगर लग भी जाएगा तो जितना उनके बस में था अपने भड़ास वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में निकाल चुके होते हैं। सो पॉइंट ये है कि जब आप डेमोक्रेसी में होते हैं तो आप लोगों को साथ में लेके चलते हो, सबको सब चीजें पता होती हैं, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होता कि भाई ये इनका ये पॉलिसी है, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। आर्टिकल 370 को हटाना था, ये सबको बता करके इलेक्शन में आए थे। मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम आएंगे तो आर्टिकल 370 हटाएंगे, और हटा दिया उसको। तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता था कि हाँ भाई हटाएंगे। ऐसा तो नहीं था ना कि उनको बोला नहीं ये तो कभी नहीं हटेगा, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। उसको हटाना था, हटा दी। तो इन डेमोक्रेसी यू टेक पीपल अलोंग। लोग नाराज नहीं है लेकिन उनको पता तो होता ना यार कि अच्छा चलो ये हो रहा है। मेजर नाराजगी तब होती है जब उनको ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे हमने चाइना की बात की, जब कोविड था तो पूरी दुनिया से खबरें आती रही, इतनी डेथ होगी, इतने लोगों, लेकिन चाइना ने खुद को जो है ना सील कर दिया था। वहां से कोविड फैला, पूरी दुनिया उससे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मुसीबत का शिकार बनी रही। लेकिन आपको वही जो आपकी वाली बात है, वो अपने सीक्रेट अपने अंदर लोग कर देते हैं। दोस्ती की बात की जाए चाइना का, आप देखिए कोई इसके कोई बाहर कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है। इंडिया की अगर देखी जाए तो इंडिया की अगर बहुत अच्छी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी दोस्ती है इंडिया की, कनाडा के साथ भी है, कहीं ना कहीं पे चीन के साथ भी बातचीत है। तो अगर दोस्ती के एतबार से चाइना से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इंडिया कमजोर है। जो मुल्क कमजोर होता है इस वजह से वो दोस्तियां बनाता है, और जो मुल्क ताकतवर होता है वो दोस्तियां नहीं बनाता। इस पे आपकी क्या राय है? आपका आंसर आ गया। वो दोस्ती नहीं, वो कहते तो हमसे कमजोर हो, हमारे नीचे लेके रहो। दोस्ती क्या होती है? यू आर आवर क्लाइंट स्टेट। पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो नहीं करते ना। मैं यही इसी टॉपिक पे आ रही थी। तो फिर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कैसी है? चाइना तो किसी को पूरी दुनिया में किसी के साथ दोस्ती आप नहीं कहती हैं कि वो दोस्ती है ना, आपको पैसे मिलते हैं, उसके बदले में चाइना मुसलमानों को मारे, आप कुछ नहीं कहते। आपका पूरा का पूरा गवादर तक का एक्सेस इलाका दे दिया है आपने। चाइना जो कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कराची का आज उनके पास है, वो जो चाहे वो करें। ब्लास्फेमी करके चले गए वही चाइनीज, आपने क्या कर लिया? आपने बेच दिया है। तो वो जब अगर वो श्रीलंकन होता वो चाइनीज, तो वो जला के मार दिया जाता। लेकिन उन्होंने और आपको, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसने ब्लास्फेमी की अगर वो पाकिस्तान की सरहद से हिफाजती बाहर चला गया। जी एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
वो हाँ। दोस्ती नहीं करते। दोस्त मुल्क होता तो सजा देते कि आपने उनके कानून की बेगुरमती की है, यू हैव वायलेटेड द लॉज ऑफ द पाकिस्तान ऑन द सॉइल ऑफ द पाकिस्तान, यू मस्ट बी एक्स्ट्राडाइटेड। आप जरा करवा लीजिए एक्स्ट्राडिशन। देखिए, छोटे और गरीब आदमी से कोई दोस्ती नहीं करता। छोटे वो आप ही क्या है ना कि भाई कम्मी की बीवी सबकी भाभी, तो वो यही फिलॉसफी वो लगाते हैं। वो आप लोग से दोस्ती के लिए, वो अपने वैसे तो अपने आप को सुपीरियर रेस समझते हैं। आप हो तो इंडियन ना, वो तो आपको इसलिए बजा वो आप भाई उनको क्या कहना होता है, पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का विक्टिम है। क्यों? क्योंकि जब वो शिंजांग के मुसलमानों को मारे तो आप चुप रहे। क्यों? कि वो आपने किसी विक्टिम का, किसी कोई अगर वो है आतंकवादी है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो मस्जिदें तोड़े शिंशांग में तो आप चुप रहे। तो आप कीमत चुकाते हो, एक आतंकवादी को बचाने के लिए हजारों मुसलमानों की जानें देते हो, आप उनकी दाढ़ियां कटवाते हो। आपको इस्लाम से प्रेम तो है ही नहीं, आपको हिंदू नफरत और इंडिया नफरत, यही आपकी आइडेंटिटी है बस। वरना जिसको इस्लाम से प्रेम होता है वो चाइना के साथ दोस्ती करता? खुदा का खौफ करें। बिल्कुल सही बात है। और चाइना के मुसलमानों की आपने बात की, हमारी हुकूमत में देखिए कितनी 14-13 ऑपोजिशन जमातें हैं, किसी एक की भी जरूरत नहीं है कि वो बात कर सके कि चाइना हमारे मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। रोजे उन्हें नहीं रखने दे रहा, मस्जिदें शहीद कर रहा है, उनको इस्लामी लिबास पहनने नहीं दे रहा, मुसलमानों को जेलों में डाल रहा है जहाँ पर उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सबको सिर्फ इंडिया के मुस्लिम नजर आते हैं, जबकि वो तो एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सबको वोट का राइट है, जहाँ पर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यहाँ से तो दोगलापन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक्सपोज होता है। अवाम कहीं ना कहीं पर चाइना और उसकी पॉलिसी से पाकिस्तान में बहुत तंग है, लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो बस कहती है कि आयरन ब्रदर है। ये नारा सिर्फ हुकूमत लगाते हैं। अगर पाकिस्तानी चाइनीज को पसंद करते हैं तो सी पैक कब से मुकम्मल ना हो जाता। ना चाइना को कश्मीर में एंटर होने देते हैं, ना चाइना को बलोचिस्तान में एंटर होने देते हैं। पाकिस्तानी तो सख्त खिलाफ हैं। आपकी आवाम भी उनके साथ है। फ्रांस के सफीर के अगेंस्ट में तो आपने ये कह दिया ओ इन्होंने वड दो, इन्होंने न्यूक्लियर बम मार दो। तो जब वो ब्लास्फेमी करके चला गया, आपने कुछ नहीं किया। ब्लास्फेमी दोनों केस था। लेकिन उसको दबा दिया कि मौलाना लोग नहीं ना बाहर आए। ये फ्रांस इसका के मतलब खिलाफ आपके जो मौलाना इस्लाम के एहतजाज लिए था नहीं वो तो बाहर आए। मौलाना लोगों ने किया। इसका मतलब आपके मौलाना स्वतः स्फूर्त इस्लाम के लिए तो नहीं आते ना, उनको फिर बाहर लाया जाता है। आपके कहने का ये मतलब है। अगर उनका प्यार इस्लाम क्या होता तो यानी कि ये तो वो है ना किराए के टट्टू, इनको यूज करना है, निकालो बाहर। आ गया रिलीजन का कार्ड, निकालो बाहर। किसी कोई आपके यहाँ से बोल रहा था कि आपके यहाँ तो हिंदुत्व वाली पार्टियां आनी है, हमारे यहाँ तो लोग जो है मुसलमान के पार्टी को जो खड़े होते हैं उनको वोट नहीं देते, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके यहाँ पे पॉलिटिशियन और उनके बीच में वर्क फंसा हुआ है। पॉलिटिशियन वो जो आपका मौलवी हो कहते हैं मेरे पैर के नीचे रहोगे, जो हम कहेंगे वही करना है तुम्हें। तो फिर वो दोनों में अपना अपना रोल बांट लिया। उन्होंने कहा हमें पॉलिटिक्स नहीं जाना, तुम्हें सियासत करो, क्योंकि तुम अल्टीमेटली जो भी लॉ बनाओगे कुरान के ऊपर हुआ तो हम तो तुम्हारी गर्दन टिप देंगे। तो क्यों दे वोट उनको? कोई आप अगर कोई पार्लियामेंट की गवर्नमेंट आकर के किसी मौलाना के पावर को कम कर सकती है क्या? नहीं कर नहीं, सकते आप। हमारी पार्लियामेंट में तो बिल भी उनकी रजामंदी से पास होते हैं, ये तो सबको पता है। तो तो फिर हमसे लोग कहते हैं उनको वोट नहीं मिलता। क्यों वोट दे भाई? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने कहना है भाई वी आर किंग मेकर। इन्होंने क्या है, ये तो गाली ये पड़ेगा कल को अगर कोई मौलाना साहब खड़े हो गए, जैसे आपके यहाँ के मौलाना डीजल है, गालियां पड़ती है ना उनको बेचारे को। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जैसे कश्मीर को क्लेम करता है चाइना, कहता है कि मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा है, और इंडिया ये कहता है कि कश्मीर के जो राजा हैं उन्होंने हमारे साथ लीगली इल्हाक कर दिया। ये दोनों इंडिया के जो है एनिमीज है लेकिन आपस में फ्रेंड है। तो इनके जो बॉन्ड है इसके बारे में इंडिया क्या राय रखता है? नहीं, कश्मीर पे चाइना का क्लेम नहीं है, लद्दाख पे क्लेम है उनका। तो हाँ, तो लद्दाख वो को तो लेकर, यूनियन टेरिटरी है ना अब तो। हाँ आज के डेट में मतलब जो कश्मीर का वैल्यू, वो जो कश्मीर का वैल्यू है वो उन्होंने आपसे खरीद लिया है। स्कर्दू और इसका जो पूरा एरिया है जिसमें से आपका वो जा रहा है बीटे वो सीपेक का लाइन जो जा रही है रास्ता, ये उन्होंने आपसे खरीद लिया है टेक्निकली। अब वो चाइना के अंदर में, आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप चाइना से मुकाबला कर सको, ठीक है ना? क्योंकि आपका तो आप कोई तुर्क वाला मुसलमान थोड़े हो, आप अर्तुगरुल थोड़े हो।
आप कोई अरबी मुसलमान थोड़े हो कि वो लोग बहादुर होते थे, लड़ाकू कौम होती थी, आ गए। और अरबी तो बेचारे मतलब 300-400 साल बाद ही आने के बाद वो निपट गए। जितना उनको कॉन्क्वेस्ट करना था वो वहां तक पहुंच गए, स्पेन तक कुछ इधर उधर करके, उसके बाद तो वापस वही गुलाम हो गए। ये तो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। उन्होंने कुछ गुलामी की, उसके बाद वो लगातार गुलाम हुए, और वो भी नॉन मुस्लिम्स के हाथों भी गुलाम हुए। वो हुआ ये कि जो उनको गुलाम किए कुछ को उन्होंने ही मुसलमान बना दिया, लेकिन रहे तो वो अरबी तो किसी को, तुर्कों को भी अपना नहीं मानते ना, अरबी तो अरबी है। तो पॉइंट ये है कि ये तो आपको सिखा दिया है कि नेशन होना गलत, नेशनलिटी खराब चीज है, नेशनलिज्म बुरी चीज है। जरा एक अरबी से बोलो कि तुम अरबी मत बोलो अपने आप को, वो आपको वही छितर लगा के बताएगा कि तू हमें बता रहा है अरबी मत बोलो। तो पॉइंट ये है कि ये जो चाइना का कश्मीर पे क्लेम कभी नहीं था, पाकिस्तान का है। वो तो इंडिया को प्रॉब्लम में दिखा रखना चाहते हैं। उनका ये था कि इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेस नहीं होने देना है। सो कीप देम ऑलवेज ट्रबल्ड विद वन प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम, सो दैट कि उनका सारा पैसा ये सब, जैसे आप देख ले मणिपुर में क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है ये बिना उनके उसके हो रहा है? क्योंकि म्यांमार में तो वो जो जुंटा है आज की डेट में, जो आर्म फोर्सेज हैं, वो तो चाइनीज सपोर्टेड है, वो तो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है। चाइना ही सिर्फ उनके फेवर में आता। जब यूएनएचआरसी में उनके अगेंस्ट में कंडेमनेशन की मुहिम चलाई गई थी, जब उन्होंने आंग सान सू ची को पकड़ करके जेल में डाल दिया था, कि किसने आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। अरे मतलब चाइना में से चाइना खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि हम ये ये तो मिलिट्री फेवरेटिज्म गवर्नमेंट को हो गई सपोर्ट ना। करते हैं। म्यांमार यानी बर्मा की मिलिट्री गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दिया। तो आज जो आप मणिपुर में हो रहा है वो तो चाइना की ब्लेसिंग है, वरना इंडिया क्यों नहीं इसको वो कर पा रहा है, कर्व कर पा रहा है। हाँ, जी वो भी बताइए। मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं देखती हूँ मणिपुर की जो वीडियो, अभी लास्ट टाइम मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन ज़ाहिर है जब भी मुल्क में कोई इस तरह का इंतशार फैलता है, किसी बाहर की एक फोर्सेस का हाथ तो होता ही है। लास्ट टाइम मैंने और आपने प्रोग्राम किया था, उसमें आपने ये कहा था कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना की दोस्ती हो सकती है। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स थे उन्होंने नीचे कमेंट्स में कहा था कि इंडिया और चाइना की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उन्होंने तो आपके जो कहते हैं ना कि एक फ्यूचर प्लानिंग थी कि इंडिया और चाइना दोस्त हो सकते हैं, उनको तो हमारे व्यूवर्स ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हम एग्री नहीं करते प्रोफेसर साहब से। सबका अपना अपना फ्रीडम ऑफ, दिस इज द ब्यूटी कि मैं हाँ। कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ऊपर वाला नहीं हूँ, अल्लाह नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ कि मैं जो कहूँ वही सच है। मेरी एनालिसिस थी कि देयर आर मोर कम्युनैलिटीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना देन डिसिमिलैरिटीज। जैसे बुद्धिज्म, जैसे आप और सऊदिया में दुश्मनी कभी नहीं हो सकती। सऊदिया आपको पैर के नीचे दबा भी देगा ना, आप कभी उफ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो आपके 100 मुसलमान को भी मार दे, मुसलमान को मारेगा तो जजाक अल्लाह, लेकिन एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम को मिल दिया तो इस्लामोफोबिया। तो जजाक अल्लाह से इस्लामोफोबिया में सिर्फ अंतर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का है, ठीक है ना। सो उसी तरीके से यदि आप देखें कि इंडिया और चाइना के बीच में कम्युनैलिटीज क्या है। दलाई लामा बहुत बड़े लीडर हैं पूरे तिब्बत के, और दुनिया उनको मानती है। वो कहते हैं इंडिया हमारा बड़ा भाई है, गुरु है, हमने इंडिया से सब सीखा है। चाइना, मैंने आपके पिछले एपिसोड में भी बोला था, फिर बोलता हूँ, मंदिरों को धड़ से, अरे मस्जिदों को धड़ से उड़ाता है, चर्चों को धड़ से बम से उड़ाता है। एक बुद्धिस्ट मंदिर आज तक नहीं उड़ाया उन्होंने, एक बुद्धा की मूर्ति नहीं उड़ाई उन्होंने। मैं शंघाई में गया हूं, मैंने बुद्धिस्ट मूर्ति में यूं यूं करके अगरबत्तियां जलाई और वो घुमाने वाला यूं यूं घुमाया है। और अगर आप बोलिएगा तो मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको, मेरे पास आज भी है वो मंदिर में से। क्योंकि वो ना बहुत बड़े बड़े ना वो अगरबत्ती लगे रहते हैं। चाइनीज जाते हैं और अगरबत्ती को जला के और फिर वहीं से गाड़ देते हैं गेट पे ही, एंट्रेंस पे ही। वो क्यों नहीं तोड़ दो भाई, उसको भी तोड़ो। तुम तो एंटी रिलीजियस हो, सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और बुद्धिज्म को है कुछ नहीं। ऐसा है कि ये शराड है। हर चाइनीज बोलता है कि मैं ना फ्री थिंकर हूं, लेकिन शाम को बुद्धिस्ट मंदिर में जाके यूं यूं कर रहा होता है, या कन्फ्यूशियस होता है। पूरी कोशिश की समाज को वो एंटी गॉड बना दे, नहीं बना पाए। छुप के लोग मंदिर जाते हैं, और मंदिर का एग्जिस्टेंस होना ये बताता है कि लोग मंदिर जाते हैं। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ, मैं आपको बहुत पुरानी पुरानी अपनी शंघाई की फोटोज भेजूंगा। मेरे दोस्त लोग जो लेके गए थे बुद्धा टेम्पल्स में, सिर्फ शंघाई में नहीं और भी बाहर, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे? उनको क्यों नहीं बोलते कि मंदिर में जाके क्यों यूं यूं करते हो? शंघाई भी शंघाई में है वो मंदिर, तोड़ो उसको। वहां तो नहीं टूट रहा है तुमसे। मस्जिदों को तो धाए से बम लगा के उड़ा देते हो।
ये तो वहां पे बुद्धा टेम्पल में लोग छुपके जाते हैं। खुल के, मेरे दोस्त का बर्थडे था, खुल के हम गए थे। वही तो हम कह रहे हैं, उसको क्यों नहीं उड़ा रहे हो? मैं फोटो भेजूंगा, आप अगर होगा तो अपने दर्शकों को फोटो दिखाइएगा, मेरे पुराने वाले लैपटॉप में होना चाहिए। तो ये है सच्चाई। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैं इंडिया और वही चाइना। उसी पे आ रहा था। कॉमनैलिटीज देखें, बुद्धिज्म का मतलब जो बुद्धिस्ट है वो हिंदू से कैसे करेगा नफरत? वो खुद भी क्षत्रिय कहते थे अपने आप को। वो हिंदू से मान लीजिए रिलीजन से नफरत कर, मतलब धार्मिक उससे कर भी ले, भारत की भूमि से तो नफरत नहीं कर सकता। आप अरबियों से नफरत कर सकती हैं, मक्का से नफरत तो नहीं कर पाएंगे आप। समझिए इस डिस्टिंक्शन को। आपको अरबी बड़े बुरे लग सकते हैं, लेकिन मक्का आपके दिल में विशेष स्थान रखेगा। एक बुद्धिस्ट वैदिक सिस्टम वाले सनातनियों से तो नफरत कर सकता है, लेकिन वो भारत भूमि से नफरत नहीं करेगा। ये भूमि उसकी है। वो वाराणसी से कैसे नफरत करेगा? और भगवान बुद्ध वाराणसी क्यों आए पहला अपना वो देने के लिए, सरमन, जब उनको ज्ञान, बुद्ध का मतलब होता है बोध का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, ब्राह्मणा जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? ब्राह्मण मतलब कि आपको ब्रह्मांड का जब ज्ञान हो जाए, कॉन्शियसनेस हो जाए, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बाद में उसको एक जो वर्ण है वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ब्राह्मणा जो है, ये ब्राह्मणा मतलब अवेयर्ड पर्सन, बुद्ध जो, तो उसी ब्राह्मण से ब्रह्म यानी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो जब ज्ञान मिला उनको, जैसे पिछली बार मुझे भी ये गाली मिली कि लोग कहते रहे वो तो नेपाल में थे, नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका, तो ये मुझे भी पता है भाई, नेपाल आज का कॉन्सेप्ट है, वो सब पहले नेपाल नाम की चीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। खैर चले मान भी ले कि वो लुम्बिनी आज के प्रेजेंट ऐसे, तो सीता माता भी नेपाली हैं फिर, क्योंकि उनका जो जन्म स्थान है वो भी नेपाल में है, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि ये जो भगवान बुद्ध थे, जब इन्होंने अपना ज्ञान पा लिया तो ज्ञान देने कहाँ आए? भारत के किसी भी शहर में जा सकते थे, मक्का काहे नहीं गए, वेटिकन काहे नहीं गए? हालांकि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तब ये सब चीजें। वो आए बनारस। बनारस हिंदुओं के लिए मक्का है, वैदिक वाले मान्यता सनातनियों के लिए मक्का है। बनारस में उनकी जान बसती है, और इसी बनारस के मंदिर को तोड़ा है आपके ज्ञान उसने, औरंगजेब ने। आप समझती है नफरत मुगलों से क्यों है? ये है कारण, वरना ये देश किसी से नफरत नहीं करता, ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि हमारे और चाइनीज सिविलाइजेशन में बहुत कॉमनैलिटीज है, वी कैन ग्रो टुगेदर, दोनों मानते हैं। चाइना की ये जो एक्रिमनी है हमारे साथ, वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लेजिटिमेसी के लिए है, क्योंकि अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स करती है तो क्वेश्चन आएगा कि फिर चाइना गवर्न कैसे होगा? क्या चाइना टूट के अलग अलग नेशंस में टूट जाएगा? तो सीसीपी के बाद चाइना का फॉर्म क्या होगा, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? उन्होंने तैयार ही नहीं किया। जैसे भारत है, मोदी जी का सरकार गिर जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नई सरकार आ जाएगी, ठीक है ना? दूसरे आइडियोलॉजी की आएगी, लेकिन नई सरकार आएगी, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में ही खेलना है। लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सीसीपी, जज भी इनके डिसीजन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, डेमोक्रेसी है, सबको साथ में लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे खड़े होके लोग बोलते हैं हम यहाँ पे निजाम मुस्तफा लाएंगे। हमारे यहाँ उनको पता नहीं है निजाम मुस्तफा लाएंगे, जो लोग बोल रहे हैं जब वो निजाम मुस्तफा में रहेंगे इतनी सोटियां पड़ेंगी पीछे कि बैठने में उनको दर्द होगा, क्योंकि उनको अभी पता नहीं निजाम मुस्तफा। चाइना में शी जिनपिंग का मुसलसल हुकूमत करना और यहाँ पर मोदी जी का बार बार प्राइम मिनिस्टर बनना, तो ये भी तो एक चीज की विक्ट्री है, डेमोक्रेसी की विक्ट्री है कि जब आप अवाम के अंदर से आते हो, इलेक्ट होके आते हो, और फिर अवाम की नुमाइंदा अवाम पर जब हुकूमत करता है तो वो चाइनीज की तमाम आइडियोलॉजीज को यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। उनका ये है कि एक ही बंदा है, वो ही बस सही चला सकता है और वही अवाम को अपने कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन तो अवाम इंडिया तो अपने लीडर के साथ खड़ी होती ना। अब आपने तो हाँ, कोविड में जो हुआ, सबको मार के जेल में बंद कर दिया, जिसने आवाज नहीं उठाई रातों रात गायब हो जाता है। मैं तो ये हमारे यहाँ आप तो लोग 9 मई की बात कर रहे हैं।
कोविड में बात कर लें, ऐसे भी बात कर लें, बहुत सारा चीजें हुआ। कोविड में जिस डॉक्टर ने किया था, उठाया था, वो उसको रातों रात गायब किया। आप जरा आवाज उठा के देख लीजिए, शिपिन को गाली दे लीजिए, जरा फेसबुक वहां बना लीजिए, जरा अपने मन से जब चाहे आप चैनल खोल लीजिए टीवी, जब चाहे न्यूज़पेपर खोल लीजिए। हमारे यहाँ तो मोदी जी की फेसबुक पे लिख के जाते हैं, ये हमारे ही यहाँ के लोग, कि ये चोर है, ये जुमलेबाज है, ये जिनोसाइड किया है, ये मुसलमानों का कातिल है, और ये फेंकू है। मोदी जी के फेसबुक पे बकायदा अपनी आइडेंटिटी के साथ, कि ये गाली देके जा रहे, तुमको जो करना है कर लो, मोदी जी सुनते हैं। ये है डेमोक्रेसी। तो फिर जब आप मोदी जी को गाली देती हैं, तो गाली, वो आदमी, डेमोक्रेसी का ये भी खूबसूरती है कि जो मोदी को गाली दे रहा होता है, तो और जो जब आप मोदी को गाली दे रहे होते हैं, तो मोदी को जो लोग वोट लाए, उनको लगता है साला हमको गाली दे रहा है ये, तो वो यूं खड़े हो जाते हैं कि तूने कैसे गाली दी हमारे लीडर को, क्योंकि हमने बहुत लड़ाई हो जाती है इस मामले में। उसको बहुत पर्सनल लगता है बहुत ना, क्योंकि हाँ। वो फिर मोदी जी को कोई जरूरत नहीं उस आदमी को गायब कराने के लिए, जनता ही उसको थपड़िया रही होती है। आप देखिए, दो साइड में लड़ाई हो रही होती, नहीं मेरा वाला अच्छा है, मेरा तेरा ये है वो है। तो फिर इसमें मोदी जी को ये डर नहीं रहता कि मेरी जो बात आ रही है वो लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि मोदी जी के करोड़ों प्रशंसक हैं जो खड़े हो जाते हैं। और सामने वाले को भी ये डर नहीं है कि भैया हम मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ बोलें। जैसे असदुद्दीन अवैसी हैं, बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, ये यहां तक बोल के गए कि हम इन बुत परस्तों की जिंदगी कैसे मान लें, ये बुत परस्त, ये घटिया लोग, इनके भगवान घटिया, ये बोलते हैं और अय्याशी से रहते हैं देश में। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो डेमोक्रेसी सबको लेके चलती है। फिर अब आप डेमोक्रेसी को यूज करके और यहां इस्लामिक लॉ लाए तो बात अलग है, कि डेमोक्रेसी को यूज करके आप इसको अनडेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास करें। कि एक महोदय कह रहे थे कि हम इलेक्शन में आएंगे तो निजाम मुस्तफा लाएंगे, तो निजाम मुस्तफा के बाद तो इलेक्शन खत्म। समझ में तो आता नहीं है बोलने से पहले कुछ भी। तो शरिया आएगा, और शरिया आएगा तो जो हिंदू है वो वहां पे वो जजिया देगा, क्योंकि वो निजाम मुस्तफा लगाने की बात करें, वो सिर्फ इस्लामिक रूल की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे निजाम मुस्तफा लाएंगे। निजाम मुस्तफा में यहाँ के सन ऑफ सॉइल को तो वो देना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं बदलने वाला अपना रिलीजन, या मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो प्रॉफिट को भी मानता हूं, अल्लाह को भी मानता हूं, मैं भगवान श्री राम को भी मानता हूं। दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं प्रॉफिट को मानो और बाकियों को गालियों दो, वो नहीं होगा हमसे। हम आपके प्रॉफिट को भी बड़ी इज्जत से देंगे, मस्जिद में भी अपना सर हाथ झुका के जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम के सामने भी साष्टांग दंडवत करेंगे। हमें कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये कहते हो आप वाला झूठा है, हम नहीं कहते आप वाला झूठा है, हम कहते हैं आप वाला भी सच्चा है, भाई आपको मुबारक हो, और हम भी हाथ जोड़ेंगे। दिक्कत तब आती है जब आके आप हमारी उंगली कर रहे होते हैं कि तुम्हारा गलत है, हमारा सही भी है, तुम्हारा गलत भी है, दोनों तुमको मानना है। देयर इज द प्रॉब्लम। वरना इंडिया में क्या है, एक बुद्ध आ गए, एक प्रॉफिट मोहम्मद भी आ जाते, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो इसलिए, और आपको कोई तलवार, अगर 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 थ्योरी में दम होता तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ लोग हुए भी जिन्होंने पढ़ा नहीं, बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं कि सारे इंडिया में कन्वर्टेड फोर्स पे ही हुए हैं, 10-15% है जो कि स्वेच्छा से कन्वर्ट हुए, मगर उनको पता ही नहीं था कि कन्वर्ट किस में हो रहे हो। एक दिन में तुम कैसे कन्वर्ट हो जाओगे बिना फिलॉसफी और थ्योरी पढ़े हुए? पढ़ तो लो उसको। तो पॉइंट यही है कि इंडिया सबका सम्मान करता है, सबको लेके चलता है, सबको। इसलिए यहां पे आकर के आपको जो भी है कुछ छुपाना नहीं पड़ता। इसलिए मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया के साथ रहते हैं, क्योंकि आप कितना भी कहें कि इस्लामोफोबिया, लेकिन क्या जो यूएई के शासक है, उनकी उनकी खुफिया तंत्र नहीं है? उनको ये बताने वाले लोग नहीं है कि क्या चल रहा है? आज के डेट में तो सब फ्री है इंडिया में, जितने चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ लें। जो इंडिया के अगेंस्ट में लिख रहा है और जो इंडिया के फेवर में लिख रहा है, दोनों ही न्यूज़पेपर आपके आज एक्सेस में है। इंडिया तो कुछ छुपाता नहीं है। आपके ही अभी एक जो थे प्रेस रिपोर्टर ने जाकर के पूछा था, अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट का जो प्रेस टॉक होता है एवरीडे, कि इंडिया में तो जो है डेमोक्रेसी चली गई है, इस्लामोफोबिया बहुत राइज पे है मोदी जी के। तो उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू सी वेदर देयर इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन इंडिया और नॉट, जस्ट गो टू द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। चुप हो गए वो कि भाई तुम हमको समझा रहे हो, हम अभी इंडिया से हो के आए हैं, वहां अजान दिया जा रहा है, मुसलमान जो है वो जब चाह रहा है किसी को मार दे रहा है, और जो हिंदू मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, और तुम हमें समझा रहे हो कि हम तुम्हारी बात मान लें। तो आपको भी तो ये सोचना है। कनेक्ट हैं।
आपको भी ये सोचना है कि जब आप दुनिया में जाके इंडिया की बुराई बतिया रहे होते हैं और वो एम्बेसडर इंडिया से घूम के गया होता है, तो ऐसा नहीं कि सब इंडिया से प्यार करते हैं, 100 में 30 होंगे जो इंडिया से नफरत भी करते हैं बाहर। ऐसा नहीं कि सारी वेस्ट कंट्री इंडिया के प्यार में पागल है, बहुत नफरत करने वाले भी हैं। लेकिन जो जिस ग्राउंड पे आप उनसे कहते हैं वो भी कहते हैं यार अब इस पे क्या हम कर रहे हैं इनको, जब जाके देखो यार हमारे यहाँ पे वहां लोग जा रहे हैं पीपल टू पीपल। अब तो जितना जैसे जैसे जो ब्लॉगर आते हैं, जरा उन ब्लॉगर्स का वो देखा कीजिए, वो इंडिया के बारे में क्या क्या लिखते हैं, क्योंकि वो तो प्यार में पड़ जाते हैं, वो लोकल से प्यार मिलता है। तो ये कनेक्टिविटी है और प्यार बढ़ता है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ले आए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने डॉट भी क्लियर की कि थ्योरी का फ़र्क हो सकता है, आइडियोलॉजी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो हिस्ट्री है वो हमेशा जो है सच से लिखी जाती है और फिर पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस वे में पढ़ता है। ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी राय कैसे लगी कमेंट्स में शेयर करें। मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।